तो हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ राघव सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स सिग्नल ऑफ सक्सेस। तो फ्रेंड, जैसा आप लोग जानते हो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में जो स्टेट मैटर्स का जितना भी सारा कुछ होता है वो सब हमने देखा हुआ था। तो आज के चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन की। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन जानने से पहले थोड़ी सी चीज़ जान लेनी है। जैसे पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था, पिछले क्लास में मैंने भैया बताया था कि जितने सारे मैटर्स होते हैं, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। जितने मैटर्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? मैटर से मिलके बने होते हैं एटम्स से। किससे मिलके बने होते हैं? एटम्स। कहने का मतलब मैटर्स किसी भी मैटर्स का सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो क्या होता है? एटम्स। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि एटम्स होता क्या है। ठीक है ना, एटम्स होता क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बारी से। तो एटम्स क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है? एलिमेंट होता है। और एलिमेंट से क्या एलिमेंट जो होता है किसका बना होता है? दैट इज एलिमेंट जो बना होता है किससे मिलके बना होता है? वो एटम से मिलके बना होता है, एटम्स। और एलिमेंट्स जो है वो मैटर ही तो है। जैसे हम लोगों ने जब पढ़ा था मैटर्स के जो दो पार्ट पढ़े थे, एक पढ़ा था कि एलिमेंट और सेकंड चीज पढ़ा था क्या? कंपाउंड। एक एलिमेंट पढ़ा था, दूसरा क्या पढ़ा था? कंपाउंड पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट सबसे छोटे पार्ट से जो बना हुआ है वो क्या है? एटम। इसका मतलब दुनिया की जो सारी चीज़ें मिलके बनी हुई हैं वो किससे मिलके बनी हुई है? एटम से मिलके बनी हुई है, जो सबसे छोटा पार्ट होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है ना, कोई भी सब्सटेंस हो, उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल किससे मिलके बना होता है? मॉलिक्यूल एटम से मिलके बनता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे डायग्राम में देख सकते हो कि भाई यहाँ पे एटम्स है, ऑक्सीजन का एक एटम है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का एटम है तो ऑक्सीजन क्या है? एक एलिमेंट है। और ये किससे बन गया? बहुत सारे एटम से मिलके बना होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन जब मिलके बना हुआ है तो 8 न्यूट्रॉन इसके हैं, 8 प्रोटॉन भी होंगे और 8 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या, जो माइनस माइनस वाला दिख रहा है वो सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करेंगे? ये रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो फ्री होता है मूव करने के लिए। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ है? इसमें एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का। ये जो दिख रहा है इसमें ऑरेंज कलर का, एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का। और दो एटम किसके हैं? हाइड्रोजन एटम के। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ तो H2O का मॉलिक्यूल जो है दैट इज़ वाटर का जो मॉलिक्यूल है, इसमें कुल टोटल कितने एटम्स हैं? टोटल एटम्स कितने हैं? 3 हैं। टोटल कितने एटम्स हैं? 3 हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? ऑक्सीजन के 1 एटम है। और ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं? एक मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल किसका? वाटर का। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि एटम्स से ही क्या मिलके बना है? दुनिया की सारी चीज़ें मिलके बनी है। दैट इज एटम्स से क्या मिलके बना है? मैटर। ठीक है, अब मैटर से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मैटर हो सकता है। वो जो कुछ भी मैटर हो सकता है, लेकिन हम लोगों को ये जानना है कि बस सिंपल सा कि भाई एटम्स से क्या मिलके बना है? एटम्स से क्या मिलके बना है? मैटर। और मैटर कुछ भी हो सकता है दुनिया में, ABCD। कोई प्लास्टिक हो गया, कोई टेबल हो गई, कोई फ़ैन हो गया, दैट इज़ कुछ भी। पेंसिल से लेके सारी चीज़, सारे क्या है? मैटर्स है। इसका मतलब बहुत सारे उसमें क्या पाए जाएंगे? एटम्स पाए जाएंगे। तो मैटर्स में क्या होता है? एलिमेंट। अगर केमिस्ट्री में बात करूँ तो एलिमेंट होता है और क्या होता है? कंपाउंड होता है। इसका मतलब एलिमेंट और कंपाउंड भी तो किससे मिलके बना होगा? एटम से ही मिलके बना होगा, क्योंकि वो मैटर ही तो है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया? बात करते हैं आगे। अब मॉलिक्यूल्स, अभी हमने देखा कि भाई मॉलिक्यूल किससे मिलके बनता है। मॉलिक्यूल, पहली बात तो मॉलिक्यूल होता क्या है? किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। और मॉलिक्यूल भी किससे मिलके बना होता है? मॉलिक्यूल भी एटम से मिलके बना होता है। जैसे अभी मैंने देखा कि भाई जो वाटर का जो मॉलिक्यूल था उसमें 2 एटम किसके थे? हाइड्रोजन के। एंड 1 एटम किसका था? ऑक्सीजन का। ओके, अब बात कर लेते हैं किस क्या टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के कितने टाइप्स होते हैं? मॉलिक्यूल्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो भाई मॉलिक्यूल्स के कितने टाइप होते हैं? तो मॉलिक्यूल्स के बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एटम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। कितने टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं क्या? होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर।
और एक को बोलते हैं क्या, हेटेरो न्यूक्लियर। ठीक है, एक को बोलते हैं होमो न्यूक्लियर और सेकंड को क्या बोलते हैं, हेटेरो न्यूक्लियर। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। एंड हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, न्यूक्लियर का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, होमो मतलब जब कोई मॉलिक्यूल सेम न्यूक्लियस से मिलके बना होगा उसको क्या बोलेंगे, होमो न्यूक्लियर। और जब कोई मॉलिक्यूल डिफरेंट न्यूक्लियस से मिलके बना बना होगा उसको क्या बोलेंगे, हेटेरो न्यूक्लियर। ठीक है, तो ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड होमो न्यूक्लियर। दैट इज, जैसे मैं बोलूँ H2 मॉलिक्यूल। अब H2 जो है इसमें कितने हाइड्रोजन एटम है भाई, 2 हाइड्रोजन एटम है। तो 2 हाइड्रोजन एटम है, तो एक हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस, दूसरे हाइड्रोजन का एक दूसरा न्यूक्लियस। लेकिन दोनों तो हाइड्रोजन के ही न्यूक्लियस हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे होमो न्यूक्लियर। बात करते हैं हेटेरो न्यूक्लियर की। जैसे यहाँ पे मैंने H2O जब लिया था तो H2O में 2 हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस हो गए, एक न्यूक्लियस किसका हो गया, ऑक्सीजन का। तो ये क्या हो गया, हेटेरो न्यूक्लियर। हेटेरो न्यूक्लियर का मतलब डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देख लेते हैं हेटेरो न्यूक्लियर। जैसे यहाँ पे लिखा है कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। तो होमो का मतलब सेम टाइप्स ऑफ एटम्स रहना भी चाहिए होमो में, क्योंकि अगर सेम टाइप का एटम नहीं रहेगा तो भाई न्यूक्लियस डिफरेंट ना हो जाएगा। और हेटेरो न्यूक्लियर में डिफरेंट टाइप का एटम रहना चाहिए। डिफरेंट टाइप का एटम रहेगा तभी तो डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस ना होंगे। जैसे यहाँ पे CO2 देखो, H2O, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज है ये, NH3 अमोनिया। तो ये सारे कैसे हैं, ये हेटेरो न्यूक्लियर हैं। आई बात समझ में। अब आगे बात करते हैं कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम्स, अगर नंबर ऑफ एटम्स के बारे में देखें तो कौन कौन से होते हैं, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीटॉमिक। मोनोटॉमिक मतलब, मोनो का मतलब कितना होता है, 1। डाया का मतलब कितना होता है, 2। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंटेन्स ओनली वन एटम। ऑल मेटल्स जितने सारे मेटल्स हैं सब क्या है, मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक का मतलब केवल एक एटम रहे। ठीक है ना, नोबल गैसेज लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल कंटेन 2 एटम। डायटॉमिक मॉलिक्यूल में जैसे H2 हो गया, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2, ये डायटॉमिक है। पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल कंटेन्स मोर देन 2 एटम्स। जैसे मोर देन 2 एटम्स मतलब 2 से ज़्यादा जब रहें तब क्या हो जाएंगे, पॉलीटॉमिक। तो मोनोटॉमिक जब एक एटम हो, डायटॉमिक जब 2 एटम हो, और जब 2 से ज़्यादा एटम हो तो कौन से हो जाएंगे, पॉलीटॉमिक। आई बात समझे। जैसे ओजोन, O3 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ट्राई एटॉमिक भी बोल सकते हैं। P4 है तो टेट्रा एटॉमिक। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ फास्फोरस P4 है, सल्फर या सेट है। तो यह सेट मतलब इसमें सल्फर के कितने एटम है, 8। इसमें फास्फोरस के कितने एटम है, 4। और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3। ठीक है, तो ये तो हो गया कि भाई एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, और अलग अलग टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हमने देख लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि एटम्स क्या होता है इसके बारे में बहुत सारी मतलब दिक्कतें हो रही थी। तो उसमें सबसे बेहतरीन जिसने थ्योरी दिया था वो कौन दिया था, डाल्टन। डाल्टन ने क्या दिया था 1808 में। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी में ये बताया था कि मैटर्स इज मेड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। अब एक एक पॉइंट समझते जाना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि और इसको हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बार दोबारा से फिर पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है ना, उसमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे इस चीज़ को, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या बोला था, डाल्टन ये बोला था कि दुनिया के जितने सारे मैटम्स है, जितने सारे मैटर्स हैं सब किससे मिलके बने हैं, स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। दैट इज दुनिया का कोई से भी पार्टिकल लोगे ना वो किससे मिलके बना हुआ है, वो एटम से मिलके बना हुआ है। सेकंड इज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब है अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक एटम ला रहा हूँ यहाँ, मान लो इंडिया से एक एटम लाया, किसका, हाइड्रोजन का, और एक एटम मैं हाइड्रोजन का कहाँ से ले लिया, ऑस्ट्रेलिया से। तो उसने क्या बोला था, उसने ये बोला था कि अगर सेम एलिमेंट का एटम है तो वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल का मतलब होता है जिसका शेप, साइज, सारा कुछ क्या हो। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल का मतलब होता है ये कि जिसका शेप साइज, मास वगैरह सारा सारा कुछ क्या हो, सेम हो। ठीक है ना, तो पहली चीज़ उसने ये बोली थी कि दुनिया के जितने सारे मैटर्स हैं
सब किससे मिलके बने हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसने यह बोला था कि अगर मैं सेम एलिमेंट ले रहा हूँ तो वो सेम एलिमेंट के जो सेम एलिमेंट मैं ले रहा हूँ उसके एटम्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। आई बात समझ में। आइडेंटिकल का मतलब समझ में आ गया कि शेप, साइज एंड मास सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज। अब भाई सीधी सी बात है, अगर मैं एक हाइड्रोजन का आइटम ले लिया, एक ऑक्सीजन का आइटम ले लिया, ठीक है ना। अगर मैं डिफरेंट एलिमेंट का एटम्स ले रहा हूँ, हाइड्रोजन एलिमेंट का एक मैं एटम्स ले लिया और एक ऑक्सीजन का ले लिया, दोनों का मैं अब ये दोनों क्या हो गए, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं और दोनों का मैंने एटम ले लिए, तो ये दोनों अपनी प्रॉपर्टी में क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं। आई बात समझ में। अगली चीज़, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एटम को न तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, न तो क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। सिंस एटम आर इनविजिबल दे कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड एटम कॉल्ड मॉलिक्यूल। कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है, यहाँ से समझ लेनी सारी चीज़ें, कि इस एटम जो है इंडिविजुअल है, दैट इज़ एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो जब एटम कंबाइन होगा किसी दूसरे एटम से, एक एटम अगर कंबाइन होगा किसी दूसरे एटम से, तो किसके फॉर्म में होगा, किसके फॉर्म में होगा, एक होल नंबर होगा। होल नंबर का मतलब समझते ही हो, होल नंबर मतलब पूरा का पूरा एक नंबर होना चाहिए, दैट इज़ 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। दैट इज़ अगर डिवाइड होता तो फ्रैक्शन में ना होता। मान लो कोई एक एटम है, एक दूसरा आधा एटम ले लिया, 0.2 या 0.5 एटम ले लिया, तो टोटल कितने हो गए, 1.5 एटम। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एटम को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ एटम इज इंडिविजिबल, ठीक है ना। एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर डिवाइड कर लेते तो भाई तो फ्रैक्शन में जो चीज़ जोड़ते फ्रैक्शन में ना आती। तो कहने का मतलब है कि एक एटम जब दूसरे एटम से कंबाइन होगा तो हमेशा किसके फॉर्म में होगा, एक होल नंबर के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो ये इतनी सारी पोस्टुलेट दिए थे डाल्टन ने, ठीक है। तो एक एक पोस्टुलेट को हम लोग अच्छे से करके, यहाँ पे लिखा हुआ है एटम्स मेकअप ऑल मैटर, दैट इज़ सभी मैटर जो हैं किससे मिलके बने होते हैं भाई, एटम से मिलके बने होते हैं। सेकंड चीज़, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। इसको भी बता दिया कि सेम एलिमेंट के अगर मैंने यहाँ अगर ले लिया है एटम्स, तो आपस में क्या हो गए, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या हो जाएगा कि साइज उसका, उसका शेप, उसका मास, सब सारे क्या होंगे, सेम होंगे। बात करते हैं आगे। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड डिवाइडेड आर डिस्ट्रॉयड, दैट इज़ एटम को न तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं खुद से, न तो क्या कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं, और ना ही क्या कर सकते हैं उसको, ना तो क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। डिवाइड का मतलब क्या है, टुकड़ों टुकड़ों में बांटना, टुकड़े नहीं कर सकते हैं एटम का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये एक एटम है, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि बीच से काट दिया और ये एटम अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है ना। तो एटम हमेशा किस में एग्जिस्ट करेगा भाई, हमेशा एक होल नंबर में, पूरे के पूरे नंबर में एग्जिस्ट करेगा। दैट इज़ पूरा का पूरा एटम पाया जाएगा, इसमें आधा अधूरा कहीं एटम पाया गया है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड इन सिंपल होल नंबर रेशियो। कहने का मतलब अगर डिफरेंट एटम के डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं और वो कंबाइन हो रहे हैं, तो आपस में क्या बनाएंगे, आपस में एक होल नंबर का रेशियो बनाएंगे। दैट इज़ कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो CO2 बनाते हैं, तो CO2 का जो रेशियो होगा, यहाँ पे कार्बन कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 2, दैट इज़ 1:2। तो एक रेशियो बनाएंगे। इससे क्या पता चलता है कि कार्बन का एक एटम कंबाइन हुआ है किससे, हाइड्रोजन के 2 एटम से, ठीक है। बात करते हैं आगे। इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स आर रीअरेंज कंबाइंड एंड सेपरेटेड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम को हम लोग क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं और उसको अलग कर सकते हैं, बट डिवाइड नहीं कर सकते हैं। याद रखना है, ऐसा नहीं कि डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको रीअरेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग सेपरेट अलग कर सकते हैं, तो जोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं और उसको रीअरेंज कर सकते हैं, बट डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो ये पांच प्रॉपर्टीज उसने दिया हुआ था डाल्टन्स ने। तो हम लोगों ने क्या देखा, मैटर्स क्या होता है, मैटर्स की कितनी
पहले लेक्चर में पहले हम लोगों ने ये बात किया था कि भाई मैटर्स क्या होता है, ठीक है ना। इसकी क्लासिफिकेशन, मैटर्स की क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था, ठीक है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद में अब एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में हम लोगों को पता चल गया, ठीक है ना। अभी हम लोग बेसिक चीज़ें देख रहे हैं और उसके बाद में फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसको दोबारा से हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में भी हम लोगों ने एटम्स के बारे में देख लिया कि भाई एटम्स के साथ में क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन की। अब हम लोगों को पता है कि एक एटम्स जब दूसरे एटम से कंबाइन होता है तो कोई ना कोई क्या होती है, केमिकल कम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। तो केमिकल कम्बिनेशन के कुछ नियम हैं, ठीक है ना, कुछ रूल है जिसको हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकंड इज लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलुसैक लॉ ऑफ वॉल्यूम और अवोगाद्रोज लॉ। तो एक एक करके सारे नियम को हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है ना। एक एक करके सारे नियम को हम लोग देखते जाएंगे, फिर उसके बाद में सारी चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहले तो ये समझ लेना कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। पहले हम लोगों को क्या समझ लेना है कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है संरक्षण। हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं संरक्षण, ठीक है। तो संरक्षण का मतलब क्या होता है, दैट इज कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। कंजर्वेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो चीज़ पहले जितनी थी बाद में भी होकर उतनी ही रहेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कंजर्व। कहने का मतलब मेरे पास में यहाँ पे एक बॉटल पानी रखा हुआ था, यहाँ पे बॉटल में मैंने पानी रखा हुआ है और ये पानी कितना था, 1 लीटर था, ठीक है। अब कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, मैंने कोई रिएक्शन करवाया और बाद में मैं ये देख रहा हूँ कि इस बॉटल में कितना पानी बचा हुआ है, 1 लीटर ही पानी यहाँ पे बचा हुआ है। मैं तो क्या बोलूँगा कि यहाँ पे जो मेरा वाटर है ना, जो मेरा वाटर है वो क्या है, कंजर्व्ड है। वाटर क्या हो गया है, कंजर्व्ड। वाटर क्या होगा, कंजर्व्ड हो गया। मतलब जो चीज़ इनिशियल में जितनी थी फाइनल में भी उतनी रहनी चाहिए। शुरू में जितनी जो चीज़ थी बाद में अगर उतनी रहेगी तो इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, दैट इज़ इनिशियल में अगर कोई चीज़ जितनी है उसको फाइनल में भी उतना ही रहना पड़ेगा, तो अभी हम बोलेंगे कि वो चीज़ क्या है, कंजर्व है। अब वो चाहे यहाँ पे वाटर का एग्जांपल मैंने लिया था तो वाटर कंजर्वेशन हो गया। अगर एनर्जी की बात मैं करता तो एनर्जी कंजर्वेशन हो जाता, मैं मास की बात करता तो मास कंजर्वेशन हो जाता है। यहाँ पे मैं बात करता अगर चार्ज कंजर्वेशन की तो यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन हो जाता है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो कंजर्वेशन का सिंपल सा मतलब है इतना है कि जो चीज़ पहले में जितनी थी बाद में अगर उतनी ही रहेगी तो इसको बोलेंगे कि कंजर्व, वो जो चीज़ रखी हुई थी वो क्या है, कंजर्व्ड हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मास सिंपल सा बात है कि अगर पहले में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो मैंने बताया हुआ था कि अगर केमिकल अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या, हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट। और फिर जब केमिकल कोई रिएक्शन होता है तो क्या मिलके बनता है, प्रोडक्ट। क्या मिलके बनता है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में जितना मास होगा, अब मास का बात कर रहे हैं, मास के बारे में मैंने बता ही दिया था कि मास क्या होता क्या है, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट में जितना मास होगा इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी मास उतना ही होगा। जैसे दिस लॉ स्टेट दैट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट इज मैटर को हम लोग न तो क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, न तो क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन का सिंपल सा मतलब इतना है कि जो चीज़ पहले में जितनी थी बाद में उतनी है। भाई अगर कोई चीज़ क्रिएट तुम कर ले रहे हो तो सीधी सी बात है उसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ डिस्ट्रॉय भी कर रहे हो तो मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये चीज़ नहीं, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जो चीज़ पहले में जितनी थी बाद में ही उतनी है, उसका मतलब ये सिंपल सा यही है कि ना तो हम कोई चीज़ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो कोई चीज़ क्या कर सकते हैं, ना तो कोई चीज़ क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर कर लेते तो क्या होता, या तो अगर क्रिएट कर लेते तो उसका मास बढ़ जाता, और या तो अगर हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर लेते तो उसका मास क्या हो जाता है, घट जाता। तो ये कर ही नहीं पाएंगे। दैट इज मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर टू वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल है, 12 ग्राम कार्बन है, कार्बन रिएक्ट कर रहा है किससे, O2 से, और बना क्या रहा है, CO2, ठीक है ना। तो कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूना 32, सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन से, ठीक है ना। तो 32 ग्राम ये और 12 ग्राम ये, टोटल कितना हो गया, 44 ग्राम। इसका मतलब 44 ग्राम
CO2 मेरे पे बनना चाहिए था, बिल्कुल बनता भी है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो मास क्या होता है, कंजर्व होता है। दैट इज शुरू में जितना मास था बाद में भी उतना मास रहेगा। तो 12 ग्राम कार्बन है, 32 ग्राम यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो टोटल कितना बनना चाहिए था प्रोडक्ट मेरा 44 ग्राम, और बन भी रहा है। ठीक है ना। आगे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। अगला हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो। ठीक है ना, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो। डिफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित। निश्चित मतलब फिक्स्ड। ठीक है, तो ये लॉ होता क्या है, ठीक है ना। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन होता क्या है पहले समझ लेना है। दिस लॉ वाज पुट, किसने दिया था भाई इस लॉ को, जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था इस लॉ को। और वो क्या बोला था कि द लॉ स्टेट दैट द सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइन इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई मास बाई NaCl में बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। अब कहने का मतलब क्या है, उसने ये बोला था अगर कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है ना, तो उसका जो मास का रेशियो है ना वो ऑलवेज फिक्स रहता है। जैसे अगर कोई कंपाउंड अगर फॉर्म होता है, जैसे मैं बात करूँ H2O की, तो H2O की अगर मैं बात करूँ, मान लो मेरे पास में H2O बन गया है प्रोडक्ट में, तो H2O अगर बन गया है, मैं बात करूँ अगर हाइड्रोजन की, तो एक हाइड्रोजन एटम की कितना होता है 1, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब बात करूँ मैं इन दोनों की रेशियो की, H रेशियो O, दोनों की रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा 1:8, 1:8। तो उसने क्या बोला था, उसने ये बोला था कि कोई भी कंपाउंड, सेम कंपाउंड है, वो कहीं भी किसी भी मेथड से पाया जा रहा है, ठीक है ना, तो उसका रेशियो हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। दैट इज़ 1:2। वाटर कहीं पे भी पाया जाएगा, वो हमेशा अपने मास के रेशियो में रहेगा। किस रेशियो में, 1 मास का रेशियो क्या रहने वाला है 1:8। ठीक है ना। अब यहाँ से मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं एग्जांपल अगर तुमको बताऊँ, जैसे मैंने क्या ले लिया, मैंने सी वाटर ले लिया, सी वाटर ले लिया, ठीक है, सी वाटर ले लिया, और उसके बाद में मैंने क्या लिया, रेन वाटर ले लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, बारिश का पानी ले लिया मैंने, और उसके बाद में मैंने समुद्र का पानी ले लिया। मैं अपने नल का पानी ले रहा हूँ, नल का वाटर ले रहा हूँ, ठीक है ना। और कहीं का भी तुम देख लो, नल का वाटर ले लो, या फिर कहीं नदी का पानी कोई ले लो, किसी नदी का वाटर ले लो, ठीक है। तो इन सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा कितना आने वाला है, 1:8। हमेशा क्या आ जाएगा, इनका मास का रेशियो हमेशा क्या आने वाला है 8। तो इसमें यही इसने बताया था कि कोई भी अगर कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है ना, तो दुनिया में कहीं पे भी पाया जाए, किसी भी मेथड से बना हो, ये मैटर नहीं करता कि किस मेथड से बना है या फिर किस सोर्स से बना है, उसका रेशियो हमेशा क्या रहने वाला है, उसका रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहने वाला है। तो क्या था, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब ये था कि रेशियो फिक्स, डिफिनिट का मतलब निश्चित, एक निश्चित मतलब कि फिक्स्ड। रेशियो क्या रहेगा, उनका मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड रेशियो, दैट इज फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब वो चाहे कहीं कहीं से पाया जाए, मैं चाहे नदी का पानी ले लूँ, मैं चाहे नदी का पानी ले लूँ, नदी का पानी ले लूँ, या फिर मैं चाहे बारिश का पानी ले लूँ, चाहे नल का, चाहे कि नदी का पानी ले लूँ। अगर मैं H/O निकालता हूँ तो किसी भी किसी पानी का अगर तुम रेशियो निकालोगे, वो हमेशा कितना आने वाला है भाई, वो 1:8 ही आने वाला है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन, दैट इज डिफिनिट प्रोपोर्शन। मास का रेशियो हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और ये डिपेंड नहीं करता है कि, डज नॉट डिपेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस मेथड से उस कंपाउंड को बनाया गया है, ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा। दैट इज डज नॉट डिपेंड ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो किस मेथड से उसको बनाया गया है इस पर डिपेंड नहीं करेगा। और क्या होगा, डज नॉट डिपेंड्स ऑन दिस सोर्स ऑफ रिसीवर। दैट इज किस सोर्स से वो हमको मिला है, ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा, या फिर किस मेथड से बनाया गया इस पर डिपेंड नहीं करेगा। उसका रेशियो हमेशा क्या रहने वाला है, फिक्स्ड रहने वाला है। तो इसी को बोलते हैं डिफिनिट प्रोपोर्शन। एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, उसके बाद में फिर अगला देखते हैं।
यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है तो इजीली समझ में आ जाएगा कि मतलब होता क्या है। अब टू पॉइंट मेरे पास में क्या है, 2.16 ग्राम कापर मेटल मेरे पास था, ठीक है। उसको क्या किया, उसने नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन किया और रिएक्शन करके क्या बनाया, क्यूपरस ऑक्साइड, दैट इज CuO। और कितना ग्राम बनाया, 2.7 ग्राम 2.7 ग्राम क्यूपरस ऑक्साइड दैट इज CuO बनाया, ठीक है। अगले बार में 1.15 ग्राम CuO दैट इज क्यूपरस ऑक्साइड, 1.15 क्यूपरस ऑक्साइड क्या होता है, ये रिडक्शन करके क्या बनाता है, 0.92 ग्राम कॉपर। तो हम लोगों को शो ये करना है, शो दैट कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। तो कैसे करेंगे भाई इसको, अब ये बताओ, अगर लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन फॉलो अगर हो रहा होगा तो जो क्यूपरस ऑक्साइड मेरा यहाँ पे बन रहा है पहले एक्सपेरिमेंट में, और दूसरी बार में क्यूपरस ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, फिर उसके बाद में कॉपर बना रहा है। इसका मतलब जो CuO का रेशियो होगा वो पहले में, अगर पहले एक्सपेरिमेंट में और दूसरे रिएक्शन में, दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये क्या किस नियम का फॉलो कर रहा है, ये किस लॉ का फॉलो कर रहा है, ये लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन का फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो पहले रिएक्शन में देख लेते हैं, कि कॉपर कितना है भाई। तो पहले रिएक्शन में कॉपर है 2.16 ग्राम, ठीक है। अब बात कितना कितना CuO बन रहा है, CuO बन रहा है कितना, 2.7 ग्राम 2.7 ग्राम। अगर मैं बात करूं CuO इतना है 2.16 ग्राम और CuO जो बन रहा है 2.7 ग्राम बन रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन कितना रहा होगा, ऑक्सीजन की बात करूं कि ऑक्सीजन कितना ग्राम रहा होगा, तो बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का 2.7 ग्राम में से अगर मैं कॉपर का वेट निकाल दूं, 2.16 ग्राम निकाल दूं, तो मेरे पास में कितना बच गया बताओ, 7 यहाँ पे कितना बचेगा, ये बच जाएगा मेरे पास 4 यहाँ पे, ठीक है, 4 और ये बन जाएगा कितना 7। अब 0.5 इतना ही बचेगा, 2.7 ग्राम था ना, ठीक है, हाँ 2.7 ग्राम था, ठीक, 2.16 ग्राम बिल्कुल सही। तो कितना बचेगा 0.4, तो 0.4 ग्राम मेरे पास में क्या बच गया, ऑक्सीजन बच गया। अब मैं CU और O का रेशियो निकाल सकता हूँ, तो मैं CU रेशियो O निकालूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा बताओ। तो CU और O का रेशियो निकालूंगा, दैट इज़ मैं क्या करूँगा 2.2 CU का रेशियो लिखूँगा तो कितना हो जाएगा ये 2.16 रेशियो 0.54, ठीक है। तो दोनों का रेशियो निकालूंगा, कितना आ जाएगा तकरीबन, ये आ जाएगा 4.4 रेशियो 1, कितना आएगा 4:1, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले में। अब सेकंड में बात करूँगा तो क्या हो रहा है कि 1.15 ग्राम CuO कितना है 1.15 ग्राम, ठीक है। अब कितना कॉपर बन रहा है, कॉपर बन रहा है 0.92 ग्राम। अब मैं बात करूँ ऑक्सीजन कितना रहा होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जो रहा होगा तो घटा देंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0.25 ग्राम, 0.25
ग्राम, ठीक है। तो 0.25 ग्राम, 25 नहीं आएगा क्या, 3 आएगा, 0.23 ग्राम, 0.23 ग्राम जो हो गया ये ऑक्सीजन आ गया, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ रेशियो की बात करूँगा तो CU रेशियो ओ की बात अगर मैं करूँगा तो CU कितना है 1.15 ग्राम रेशियो, सॉरी CU कितना है 0.92 ग्राम, 0.92 रेशियो, ऑक्सीजन कितना है 0.23। अब दोनों की रेशियो की बात करूँगा तो यहाँ भी कितना निकल के आ रहा है 4:1। तो अब यहाँ से क्या समझ में आया हम लोग को ये समझ में आया, तो पहले मेथड में भी CU और O का रेशियो कितना आ रहा था 4:1, और दूसरे में भी CU और O का रेशियो कितना आ रहा था 4:1। दैट इज़ ये जो दो रिएक्शन है ये किसका फॉलो कर रहा है, ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन समझ में आ गया। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ तो ये क्या मतलब है कि अगर मैं पानी ले रहा हूँ, दुनिया के किसी कोने से पानी उठा के मैं ला रहा हूँ, तो H और O का जो मास का रेशियो है हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में होगा। दैट इज़ इंडिया में अगर रेशियो 1.2 है तो दुनिया के किसी कोने में जाओगे वहाँ पे भी रेशियो कितना रहने वाला है 1.2 ही रहने वाला है उनका मास का रेशियो, ठीक है ना। अगले लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे वहाँ पे डिफिनिट था, यहाँ पे मल्टीपल प्रोपोर्शन था। इस लॉ को किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। अब जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम लोग पढ़ के आए ना उसी से ये रिलेटेड है। द लॉ स्टेट दैट व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन compound the different masses of one of the element which combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of a simple whole number। अब समझ लेना है इसका मतलब क्या हुआ है, ठीक है। तो मैं पहले समझा देता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है, यहीं पे समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे पास में मान लो नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, ठीक है। अब इसने NO बना लिया, और एक बार नाइट्रोजन रिएक्ट किया, ठीक है। नाइट्रोजन रिएक्ट किया O2 से और इसने क्या बना लिया NO2 बना लिया। अब यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन का, यहाँ पे इस वाले नाइट्रोजन का जो मास है वो क्या है, फिक्स है। इस वाले यहाँ भी नाइट्रोजन का मास क्या है, फिक्स है। चेंज कौन हो रहा है, O का। तो दैट इज़ O और O2 का जो रेशियो होगा, मास का रेशियो होगा ना, वो किस में होगा, फिक्स्ड रेशियो में होगा। किस में होगा, एक फिक्स्ड रेशियो में होगा। और वो रेशियो कैसा होगा, होल नंबर का रेशियो होगा। किसका होगा, होल नंबर का रेशियो होगा। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि अगर कोई कंपाउंड, कोई एलिमेंट या कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है, ठीक है ना, और एक कंपाउंड बना रहा है, और वही जो एलिमेंट कंबाइन हुआ है, ठीक है ना, दूसरे एलिमेंट से, वो उसी एलिमेंट से कंबाइन होकर एक कोई और प्रोडक्ट बना रहा है। तो उसमें जो एलिमेंट बार बार चेंज हो रहा है, दैट इज़ O और O2, इनका रेशियो हमेशा क्या रहने वाला है, इनका रेशियो एक फिक्स रेशियो रहने वाला है। और क्या रहेगा, होल नंबर का रेशियो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैं बात अगर करूँ, मैं ले लिया यहाँ पे N2O, ठीक है। मैं ले लिया NO, मैंने ले लिया N2O3, यहाँ पे ले लिया मैंने N2O4, यहाँ पे ले लिया N2O5। नाम की बात करूँ तो भाई ये पता है ये किसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड इसको बोलते हैं क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, एसिड नहीं है, सॉरी भाई, यहाँ एसिड कहाँ लिख दिया, ये ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ये क्या है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो ये सारे किसके हैं, ये नाइट्रोजन के क्या हैं, ऑक्साइड हैं, ठीक है ना। सारे को क्या हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो अब क्या होगा
कि N2O जब बना होगा तो अब कैसे बना होगा भाई, इसमें भी N है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ भी N है, अब यहाँ भी और O है, मतलब जो नाइट्रस ऑक्साइड बना है वो भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बना है, नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बना है, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बना है, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बना है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। तो इसमें सेम कौन है, इसमें नाइट्रोजन सेम है सारे में। तो मैं अगर बात करूँ इनके मास की रेशियो की, इनके वेट की, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा भाई, इसमें 28 भाई, एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो यहाँ पे 14 और 14 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 28 ये आ जाएगा। 28 रेशियो कितना हो गया ये ऑक्सीजन 16। ठीक, अगले वाली की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 रेशियो 16, एंड अगले की बात करेंगे कितना आ जाएगा 28 रेशियो कितना 48, एंड नेक्स्ट वन 28 रेशियो 64, एंड नेक्स्ट वन 28 रेशियो 80। ठीक है, अब इसमें फिक्स कौन है, इस वाले में फिक्स कौन है ये बताओ मुझे। फिक्स है कौन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्स है। बदल कौन हो रहा है, ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन इसमें O था, इसमें O था, इसमें O3 था। तो मैं क्या करूँगा, जो फिक्स है पहले उसको फिक्स कर लेता हूँ। ठीक है, तो 28 था। अगर मैं यहाँ पे रेशियो की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। तो ये कितना कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 14, ये लिखा हुआ है कितना 14 रेशियो 8। फर्स्ट वाला जो लिखा गया है वो कितना लिखा गया है, इसको यहाँ पे रेशियो यहीं पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा ये लिखा गया है 14 रेशियो 8, क्योंकि अब 14 से तो कम नहीं कर सकते नाइट्रोजन को भाई, क्योंकि एक नाइट्रोजन का उतना तो होता ही होता है। अब ऐसा नहीं कि तुम एकदम से काट दो उसको बना दो 7, तो 7 तो नाइट्रोजन का होता ही नहीं, तो कहाँ से बनाओगे। तो एक नाइट्रोजन का कम से कम रहने, तो 14 रेशियो 8 है। ठीक है, ये कितना है 14 रेशियो 16, अब ये कितना है 14 रेशियो कितना हो जाएगा ये 14 रेशियो 24। ठीक, और फिर उसके बाद में ये कितना हो जाएगा 14 रेशियो 32, और ये कितना हो जाएगा 14 रेशियो 40। अब ये फिक्स रेशियो में आ गया। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे जो 14 है अब फिक्स हो गया, क्योंकि 14 से कम नहीं कर सकते हम। किसी के दिमाग में ये रहा होगा भाई इसको 7 क्यों नहीं लिख दिए, भाई 7 कैसे लिख दोगे ये बताओ। एक नाइट्रोजन का जो वेट होता है वो कितना होता है 14 होता है, तो 14 से तो कम तो लिख ही नहीं सकते उसको। तो इसको सिंप्लीफाई मैंने किया है, सबको 14 में बना लिया है। तो इसको मैं 14 जैसे ही बनाया तो ये कितना हो जाएगा 8, क्योंकि दोनों में 2 का डिवाइड कर दिया। इस वाले में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये 14 से छोटा हो जाएगा। इस वाले में 2 का डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 14, इसमें 2 का डिवाइड किया तो 24, इसमें 2 का डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 14, इसमें कितना 32, इसमें कितना डिवाइड 28 था 14 और ये 40। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि सभी में नाइट्रोजन क्या है फिक्स्ड है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या बताता है, मल्टीपल प्रपोर्शन ये बताता है कि नाइट्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके N2O बना रहा था, नाइट्रोजन ही रिएक्ट करके NO बना रहा था, नाइट्रोजन ही रिएक्ट करके N2O3 भी बना रहा था, नाइट्रोजन ही रिएक्ट करके ऑक्सीजन से N2O4 बना रहा था, नाइट्रोजन ही रिएक्ट करके N2O5 भी बना रहा था। तो अगर ये जो एक का अगर रेशियो फिक्स्ड है, सॉरी एक का मास अगर फिक्स है, जैसे नाइट्रोजन का यहाँ पे 14 14 14 सब में कितना है 14 14 14 सब में है, तो जो ऑक्सीजन का रेशियो आएगा ना वो क्या आएगा, वो होल नंबर का रेशियो आएगा। दैट इज रेशियो जो होने वाला है मेरे पास में वो क्या होने वाला है, रेशियो जो मेरे पास में होने वाला है क्या होने वाला है भाई, जो रेशियो मेरे पास में होने वाला है वो क्या होने वाला है, रेशियो निकल के आने वाला है 8 रेशियो 16 16 रेशियो 24 रेशियो 32 रेशियो 40। और ये जो रेशियो होगा ना, और जो रेशियो होगा ना एक होल नंबर होगा, ऐसा नहीं है कि 1.5 करके कुछ आ गया या फ्रैक्शन में कुछ आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं सारे को क्या करता हूँ 8 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। अब यहाँ पे देख रहे हो ना 1 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है, 5 भी रेशियो है। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि अगर, अब यहाँ पे चलते हैं, जो इसका डिफिनेशन था उसने क्या बोला था कि द लॉ स्टेट दैट व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ मोर देन 1 कंपाउंड, 2 एलिमेंट कंबाइन होके एक से ज़्यादा कंपाउंड अगर बनाएंगे तो द डिफरेंट मासेज ऑफ वन ऑफ एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास
मतलब जिसका डिफरेंट मास है, डिफरेंट मास किसका था, ऑक्सीजन का था। जो फिक्स मास किसका था, फिक्स मास नाइट्रोजन का था। तो जो कंबाइन हो रहा था अदर एलिमेंट आर द रेशियो ऑफ अ सिंपल होल नंबर, किस में होंगे, सिंपल नंबर के होल रेशियो में जो होंगे सिंपल होल नंबर के रेशियो में होंगे। तो बात समझ में आ गई। मेरे कहने का मतलब सिंपल सा इतना था कि अगर दो एलिमेंट को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं और दोनों कंबाइन होके अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, दोनों कंबाइन होके अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, तो जो जिसका जिसका मास अलग अलग है उसका रेशियो क्या हो जाएगा, उसका रेशियो क्या हो जाएगा, सिंपल होगा और सिंपल होल नंबर का रेशियो होगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ मल्टीप्रपोर्शन होता क्या है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन की ले लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे बात करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। एक क्वेश्चन है कि मेरे पास में पी क्यू आर 3 कंपाउंड है। ठीक है ना। और तीनों में कंपोजिशन है कार्बन और हाइड्रोजन का। इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है, और इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है। इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है। ये दे रखा है कि हाइड्रोजन जो है बाई मास कितना परसेंट है, 25% है। तो और ये कितना, अब ये 25% है। और क्यू में हाइड्रोजन कितना है, क्यू में जो हाइड्रोजन है वो है 14.3%। और एच में जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 7.7%। ठीक है। तो ये बताना है, ये प्रूव करना है कि भाई ये जो है वो क्या फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। क्या फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को फॉलो अप कर रहा है। ठीक है, कर लेते हैं भाई। अच्छा, ये इसमें जब ये 25% बाई मास है तो कितना परसेंट मास इसका कार्बन का रहा होगा, दैट इज 75 रहा होगा। इसमें 14.3 है तो 100 में से 14.3 निकाल देंगे, जितना बचेगा उतना मास किसका होगा, कार्बन का, दैट इज 85.7 मास कितना होगा, कार्बन का। ठीक है। इस वाले में बात करेंगे 7.7% बाई मास किसका है, हाइड्रोजन का। तो 100 में से माइनस करेंगे, जितना बचेगा उतना मास किसका होगा भाई, कार्बन का होगा। 90.3 मास किसका होगा, कार्बन का। पी क्यू आर अलग अलग कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब बात करते हैं रेशियो की। तो यहाँ पे रेशियो की बात करेंगे तो 75 रेशियो 25 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3:1 यहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक। और यहाँ से जब बात करेंगे कितना निकल के आएगा, तो इसको करके देख लेना। यहाँ पे आएगा 6:1 यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, ये वाला कंपाउंड। और ये वाला कंपाउंड कितना निकल के आ रहा है, ये आएगा 12.1 रेशियो। इसमें फिक्स कौन है, फिक्स्ड कौन है, हाइड्रोजन फिक्स है। हाँ, कौन फिक्स है भाई, हाइड्रोजन। देखो 1 यहाँ पे भी है, ठीक है, 1 यहाँ पे भी है और 1 यहाँ पे भी है। इसका मतलब चेंज कौन हो रहा है, कार्बन का। इसका मतलब मैं अगर कार्बन का अलग अलग रेशियो निकालूंगा तो उसका रेशियो क्या आने वाला है, फिक्स आने वाला है। तो मैं अलग अलग कंपाउंड में कार्बन के रेशियो की बात करता हूँ, दैट इज CP। कंपाउंड P में कार्बन का रेशियो 2, Q में कार्बन का कितना है, और उसके बाद में कंपाउंड R में कार्बन कितना है। तो इसमें कितना है, 3 रेशियो, Q में कितना है 6 और R में कितना है 12। इसको सिंपल करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1:2:4, दैट इज 1:2:4। हाँ, ये फॉलो कर रहा है किसका, लॉ ऑफ मल्टी प्रपोर्शन का। तो ये दिखाना था कि भाई ये दिखाओ कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन का फॉलो अप कर रहा है। ठीक है ना। बाकी DPP वगैरह में और सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ मल्टी प्रपोर्शन होता क्या है। ठीक है ना। बात करते हैं अगले लॉ की। अगला लॉ है गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो यहाँ पे हाईलाइट करके लिख लेना है, ओनली फॉर गैस। किसके लिए यूज होगा भाई, केवल गैस के लिए यूज होता है, बाकी और किसी के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। द लॉ स्टेट दैट व्हेन गैसियस कंबाइन फॉर्म गैसियस प्रोडक्ट ए सिंपल रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैल्यूसेक्स लॉ क्या होता है, केवल गैस के लिए होता है। प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इस लॉ को बताने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। गैस के लिए आगे हम लोग आइडियल गैस में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो गैस के लिए जो इक्वेशन एक होती है, अभी के लिए याद रखो, मैं उसमें बताऊँगा कैसे होता है ये। PV = NRT।
गैस के लिए क्या होता है, एक इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, ठीक है ना। यहाँ से बात करते हैं, इसमें पी क्या है, पी मेरा क्या है, पी को बोलते हैं प्रेशर। पी क्या होता है, प्रेशर होता है। और ये किसके लिए होता है भाई, गैस के लिए होता है केवल, ठीक है ना। पी वी इक्वल टू एन आर टी। पी क्या होता है, प्रेशर। वी से क्या होता है, वॉल्यूम। वी से क्या होता है, वॉल्यूम। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं अच्छे से। अभी के लिए इतना जानो कि किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट होता है वो किस में मेजर होता है, मोल्स में मेजर होता है। तो अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, यहाँ पे लिख लो अभी के लिए इतना बस जानो बस कि अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। आर क्या है, आर कांस्टेंट होता है। ये आइडियल गैस में हम लोग बताएंगे ये चीज़ क्या होती है। तो अभी के लिए इतना करो, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब समझते हो ना, जिसकी वैल्यू क्या रहे, फिक्स्ड रहे, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहे। टी क्या है, टी मेरा क्या है, टेम्परेचर। टी मेरा क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। तो उसने क्या बोला था, उसने ये बोला था कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर ये इक्वेशन है तो जो ग्लूसेक्स लॉ है, ग्लूसेक्स लॉ ये बोलता है कि भाई एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी भी गैसियस का वॉल्यूम क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला, भी होना भी चाहिए। अब ये बताओ, प्रेशर और टेम्परेचर को अगर मैं कांस्टेंट कर देता हूँ, प्रेशर और टेम्परेचर को मैं क्या कर देता हूँ भाई, कांस्टेंट कर देता हूँ, तो मुझे क्या समझ में आया यहाँ से, मुझे ये समझ में आया कि भाई या क्या होगा, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब प्रोडक्ट में जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम किस में होगा, उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, रिएक्टेंट होगा। तो ये थोड़ा लॉजिक दे रहा है भाई, किससे, जैसे वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे कि मास कंजर्वेशन में कि जितना रिएक्टेंट में जितना मास है उतना ही मास किस में होगा, प्रोडक्ट में होगा। जितना मास किस में है, रिएक्टेंट में, उतना ही मास कहाँ पे होगा, प्रोडक्ट। तो बस इससे रिलेट कर लो कि जितना वॉल्यूम रिएक्टेंट का होगा उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं अब यहाँ पे, अब क्या बोलता है ये देखो, The law states that when gases combine to form gaseous product, a simple ratio exists between the volume of the reactant and product constant temperature and pressure। ये चीज़ याद रखना ना, टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। When H and Cl combine form HCl, a simple ratio by volume exists between the gases H2 and H2Cl2। तो यहाँ पे देखो कितना वॉल्यूम है, दो वॉल्यूम किसका है, दो वॉल्यूम हाइड्रोजन का है, एक वॉल्यूम किसका, सॉरी वन वॉल्यूम है ना, H2 वन वॉल्यूम है, वन वॉल्यूम ये, और ये कितना वॉल्यूम हो गया, ये कितना हो गया, टू वॉल्यूम ये हो गया, ठीक है ना। इक्वेशन हम लोग करके देखते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब है भाई, जो मास वाला है ना उसी से रिलेट करके करो इस क्वेश्चन को, इजीली हो जाएगा, सही है ना। क्वेश्चन करते हैं तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ठीक है। H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स अस 2HCl गैस, ठीक है। तो अभी इस रिएक्शन में ये दिया हुआ है कि अगर 40 ml हाइड्रोजन रिएक्ट करता है किससे, 40 ml हाइड्रोजन रिएक्ट करता है Cl2 से, किससे रिएक्ट करता है, Cl2 से। तो ये बताना है कि कितना ml Cl2 लगेगा, कितना ml Cl2 लगेगा ये बताना है, और कितना ml HCl फॉर्म्ड होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, हाउ मेनी ml HCl विल बी फॉर्म्ड, अपन को ये बताना है, ठीक है ना। इसको भी ml में बताना है। तो पहले तो सिंपल सा है, अगर ग्लूसेक्स लॉ यहाँ पे भाई गैसियस इक्वेशन है तो ग्लूसेक्स लॉ लगा सकते हैं। ग्लूसेक्स लॉ क्या बोलता है, यहाँ पे देखो, एक वॉल्यूम क्या है, दैट इज एक वॉल्यूम किसका, हाइड्रोजन का, जब रिएक्ट करेगा एक वॉल्यूम Cl2 से तो कितने वॉल्यूम देगा, एक और कितना हो गया, दो वॉल्यूम क्या देगा,
2 वॉल्यूम क्या देगा, HCl का देगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं 40 ml जब इसको ले रहा हूँ तो इसको भी कितना ml लेना पड़ेगा, 40 ml Cl2 लेना पड़ेगा। और कितने ml बनेगा HCl मेरे पास में बनेगा 80 ml। 80 ml क्या बनेगा, HCl बनेगा। क्यों बनेगा भाई, क्योंकि हम लोग ग्लूकोज ला लगा के देख रहे हैं कि भाई 1 ml हाइड्रोजन और एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का और 1 ml Cl2 का, दोनों जब मिक्सअप हो रहे हैं आपस में तो 2 वॉल्यूम क्या बना रहे हैं, HCl का। तो जब ये इसको 40 लिया हूँ तो ये 1 वॉल्यूम ये चाहिए, तो मतलब उतना ही चाहिए जितना हाइड्रोजन को मैंने लिया था। तो 40 ml मैंने क्या ले लिया, Cl2 को ले लिया। और 2 वॉल्यूम बनेगा क्या, HCl, दैट इज जितना लिए हो उसका दुगना बनेगा। तो 80 ml क्या बनेगा, 80 ml मेरे पे क्या बनेगा, 80 ml मेरे पे बनेगा HCl। ओके, दैट इज़ क्लियर। तो यहाँ से हम लोगों को क्या सीखने को मिला। और एक चीज़ याद रख लेना, स्टार मार्क कर नोट कर लो भाई। यहाँ पे क्या नोट करना है, नोट ये करना है कि इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे सारी चीज़। तो ये किसके लिए है, बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए केवल ट्रू है। इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस, चाहे वो मास कंजर्वेशन का भी हो, चाहे चाहे इसका ग्लूकोज लॉ का हो। तो ये सारे किसके लिए वैलिड हैं, वैलिड तभी हैं जब इक्वेशन क्या हो, बैलेंस्ड हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऐसी इक्वेशन है ये कि भाई H2 गैस रिएक्ट विथ Cl2 गैस गिव्स अस 2HCl गैस। ठीक है, इफ़ इनिशियली 20 ml H2 gas and 30 ml Cl2 gas has been taken, then volume of HCl gas formed and volume of Cl2 gas non reacted। अब क्वेश्चन का मतलब मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि H2 + Cl2 2HCl गैसियस इक्वेशन है कि शुरू में 20 ml H2 का लिया गया था, 30 ml किसका लिया गया था, Cl2 का लिया गया था। ये बताना है कि कितने ml HCl गैस फॉर्म्ड होगा और कितना ml Cl2 गैस बच जाएगा। तो पहले हम ग्लूकोज के लिए जो लॉ है उससे हम पहले लिखते हैं कि कितना वॉल्यूम H2 का है, दैट इज़ 1 वॉल्यूम H2 का है। और कितना वॉल्यूम Cl2 का है, 1 वॉल्यूम Cl2 का है। कितना वॉल्यूम हमको HCl का दे रहा है, 2 वॉल्यूम HCl का दे रहा है। तो मैंने कितना ml लिया था भाई H2 को, तो 20 ml अगर मैंने इसको लिया है तो 20 ml क्या लेना पड़ेगा, Cl2 भी लेना पड़ेगा, दैट इज़ 20 ml Cl2 ले लूँगा। और कितना ml फॉर्म्ड होगा HCl, तो बनेगा उसका दुगना, दैट इज़ 40 ml मेरा क्या बनेगा, HCl गैस बनेगा। ठीक है, अब ये 20 ml लिया। अब उस शुरू में उसने बोल रखा है कि भाई कितना ml Cl2 है, 30 ml Cl2। तो 30 ml Cl2 उसने लिया हुआ था, तो कितना ml बच जाएगा बता दो। तो यहाँ से 10 ml क्या बच जाएगा, 10 ml Cl2 बच जाएगा। तो दैट इज़ क्वेश्चन हो गया सॉल्व हम लोगों का कि 10 ml मेरा Cl2 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और 40 ml क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक है, तो बाकी और सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो इजीली सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ ग्लूकोज लॉ का ये दिया हुआ है, चाहिए ना, वही चीज़ जो मैं बता रहा था कि PV = nRT लिखेंगे। PV = nRT अगर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इस वाले में PV = nRT में अगर PV = nRT में वॉल्यूम को मैंने क्या बोल दिया, मान लो यहाँ पे अगर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लिया, ठीक है ना, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गया है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, दैट इज़ P = T, दैट इज़ प्रेशर मैं बढ़ाऊँगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। कब, जब वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही बना के रखा है कि P1 दो इक्वेशन के लिए लिखेंगे, P1/T1 = P2/T2, दैट इज़ ये P = T कब होगा, जब अलग अलग ये काउंट करेंगे हम। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना वॉल्यूम कितना है 150 ml, यहाँ पे 125, दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में 150 ml है। यहाँ पे प्रेशर 100 था, ठीक है, और टेम्परेचर कितना था 200 था। अब मैंने क्या किया है कि प्रेशर को कितना कर दिया 300, तो सीधी सी बात है कि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू किसके है, टेम्परेचर के। तो प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाएंगे टेम्परेचर भी उतना बढ़ जाएगा। तो प्रेशर कितना बढ़ा दिए हम लोग, 3 गुना प्रेशर बढ़ा दिए हैं। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा 900, सॉरी 600 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 200 था ना, तो उसका 3 गुना कितना हो जाएगा 600। ठीक है, आगे देख लेते हैं, बात करते हैं एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ जो है किसने दिया था, एवोगाड्रो ने दिया था। ठीक है, दिस लॉ स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर द सेम कंडीशन। इसमें भी प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है ना, कांस्टेंट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब अब यही इक्वेशन वही चीज़ है। अब ये 1 वॉल्यूम इसको लिए, 1 वॉल्यूम इसको लिए, 2 वॉल्यूम ये बना रहा है। तो ये कौन सा हो गया, ये तो हो गया अपना कौन सा, गैलिसॉइक लॉ, गैलिसॉइक का। अब 1 मॉलिक्यूल इसका, 1 मॉलिक्यूल ये भी तो बोल सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल इसका, 1 मॉलिक्यूल इसका। तो इसका कितने मॉलिक्यूल बना लिए, 2 मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलेंगे, एवोगाड्रोस लॉ। तो जब मॉलिक्यूल लेंगे, जब मॉलिक्यूल लेंगे तब कौन सा होगा, एवोगाड्रोस लॉ। और जब वॉल्यूम लेंगे तब कौन सा होगा, तब हमारा होगा गैलिसॉइक लॉ। ठीक है ना, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, 2 मोल। तो ये मोल वाला कंसेप्ट हम लोग बात करेंगे किसमें, मोल कंसेप्ट में। तो इन्हीं सारे का यूज हम लोग करेंगे किसमें, मोल कंसेप्ट में। ठीक है, तो यहाँ से अपने पांचों जो थे तो ख़त्म हो गए। यहाँ पे ये जो ही बताया था V प्रोपोर्शनल टू N, तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग कहाँ पे, आइडियल गैस में। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ये है नहीं, बस 5 लॉ क्या थे, कैसे उसको करने थे, ये मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ पे भी वो फिक्स करके अपना V प्रोपोर्शनल टू N किया है। V प्रोपोर्शनल की मतलब वॉल्यूम अगर बढ़ाएंगे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, दैट इज मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो प्रेशर कितना है 100, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 100। यहाँ पे देख रहे हो ये वाला इक्वेशन, ये V प्रोपोर्शनल टू N। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो प्रेशर कितना था 100, टेम्परेचर कितना था 200। यहाँ पे प्रेशर कितना था 100, टेम्परेचर कितना था 200। अब ये कितना था 120 ml, 120 ml यहाँ पे था। तो ये कितना हो गया 360 ml हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने क्या बढ़ाया हुआ है, हमने मॉलिक्यूल बढ़ा दिया। नंबर ऑफ 2 2 4 2 6, यहाँ पे कितने टोटल थे 6 थे। यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, यहाँ पे कितने टोटल हो गए 18। तो कितने बढ़ गए, 3 गुना ज़्यादा बढ़ गए। तो 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो 12 120 यहाँ था, तो यहाँ पे कितना हो गया 360। ओके, तो भाई यहाँ पे हम लोगों का पांचों जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन था वो हो गया फिनिश। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट, जहाँ से हम लोगों का पूरा न्यूमेरिकल वाला सारा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। जितना थ्योरेटिकल पार्ट था सारा कुछ हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया है। ठीक है, और बस इतना ही सारा है इसमें, इसमें और क्या बताना है भाई, बस हो गया सारा कुछ। ठीक है, तो 5 तो ये हो गए, कुछ नहीं बच रहा है। बस अब फ्रेश माइंड से हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल कंसेप्ट में फिर अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन की चीज़ें हैं। कंसनट्रेशन सॉल्यूशन के लिए कंसनट्रेशन टर्म यूज करते हैं, फिर रेडियोमेट्री है, स्टोइकियोमेट्री कॉन्सेप्ट है। तो सारी चीज़ें हम लोग बारी बारी से करके देखेंगे, जिसमें हम लोग मतलब जो बेसिक सारा कुछ है वो पढ़ लेंगे। न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्लास को करते हैं एंड यहाँ पे भाई। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल एंड मिलते हैं तब तक कल। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।